नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए सामाजिक विज्ञान चैप्टर 5 जियोग्राफी और ये क्लास 9th है जो इस बार के नए सिलेबस के हिसाब से बनाया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरुआत करते हैं सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान चैप्टर 5 जियोग्राफी क्लास 9th और इस चैप्टर का नाम है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। अर्थात इस चैप्टर में हम प्राकृतिक वनस्पति के बारे में पढ़ेंगे, मतलब प्रकृति से जो भी पेड़ पौधे पहाड़ पत्थर हमें प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा इन प्रकृति के अंदर किस प्रकार के प्राणी रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, इन चीजों के बारे में हम जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं जियोग्राफी का 5वां चैप्टर जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला स्लाइड हमारा कहता है प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि प्राकृतिक वनस्पति क्या होता है तो आप बताएंगे वनस्पति का वह भाग है जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा हो गया। देखिए, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो इंसान पेड़ पौधों को अपने खेतों में लगाते हैं, अपने बगानों में लगाते हैं, अपने दरवाजे पे लगाते हैं, अपने शोभा को बढ़ाने के लिए, अपनी जरूरत के हिसाब से। लेकिन बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं जो बिना मनुष्य की सहायता के, मतलब बिना हेल्प के ही पैदा हुए। जैसे कि इतने बड़े बड़े जंगल जो हैं, उन जंगलों में क्या मनुष्य पेड़ पौधे लगाने गया था? नहीं लगाने गया था। तो इस प्रकार के जितने भी वनस्पति हैं वो प्राकृतिक वनस्पति कहलाते हैं और लंबे समय तक उन पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे वनस्पतियों पर लंबे समय तक किसी भी मानव का प्रभाव नहीं पड़ता है, प्राकृतिक वनस्पति कहलाता है। और प्राकृतिक वनस्पति को ही हम अक्षत वनस्पति भी कहते हैं। याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में या तो प्राकृतिक वनस्पति पूछ ले या अक्षत वनस्पति पूछ ले तो आप बताएंगे ऐसे पेड़ पौधे, ऐसे वनस्पति जो मनुष्य के सहायता के बिना ही जन्म लिए हैं और लंबे समय तक वो मानवीय प्रभाव से दूर रहे हैं, वो प्राकृतिक वनस्पति कहलाता है। इसके अलावा हम सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं। अब हमारा पॉइंट कहता है देशज वनस्पति क्या है। देशज वनस्पति से आप क्या समझते हैं? तो वह वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय है, जो भारत का ही है। कुछ ऐसे पेड़ पौधे जो केवल और केवल भारत में उगते हैं वो क्या कहलाएगा? देशज वनस्पति कहलाएगा। ऐसे पेड़ पौधे, ऐसे वनस्पति जो सिर्फ और सिर्फ भारत में उगते हैं, देशज वनस्पति कहलाएगा। अगला पॉइंट हमारा है विदेशज वनस्पति किसे कहते हैं, ये भी जान लेते हैं। जो पौधे भारत के बाहर से आए, जैसे कि आप आलू की बात कर लीजिए, मक्के की बात कर लीजिए, आज हमारे देश में उगता है लेकिन ये हमारे देश के तो इसे इस तरह के चीजों को हम विदेशज वनस्पति कह लेंगे। मतलब कि जो अपने देश का नहीं था और उसे दूसरे देश से अपने देश के अंदर लाया गया है, ऐसे वनस्पतियों को विदेशज वनस्पति के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आपके 3 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे कि प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं, देशज वनस्पति किसे कहते हैं और विदेशज वनस्पति किसे कहते हैं। अब हम आपको आगे की स्लाइड में लेके चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है बायोम क्या है। बायोम से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, भूमि पर स्थित एक बहुत बड़ा परितंत्र, ध्यान से समझिएगा, भूमि पर अर्थात पृथ्वी पर, जमीन पर मौजूद एक बहुत बड़ा परितंत्र जिसमें विविध प्रकार की वनस्पतियां, जंतु शामिल होते हैं। इसे समझ लीजिएगा क्योंकि बायोम आपको VBI रहेगा और 1 नंबर में पूछा जा सकता है। तो एक ऐसा परितंत्र जिसमें विविध प्रकार के, कहने का मतलब होता है अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे रहते हों, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु रहते हों, तो इन सभी को हम बायोम के नाम से जानते हैं कि बायोम यही होता है कि भूमि का एक बहुत बड़ा परितंत्र जिसमें विभिन्न प्रकार के, विविध का मतलब होता है विभिन्न प्रकार के वनस्पतियां, पेड़ पौधे और जंतु शामिल होते हैं। क्या कहलाता है? बायोम कहलाता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में विविधता। विविधता का मतलब होता है भिन्नता। ये जो शब्द है कुछ छोटे छोटे, इन्हें आप याद रखिएगा। अब हम जान लेते हैं कि वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में विविधता कैसे है। तो वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में इतनी विविधता के बहुत सारे कारण हैं जो कि निम्नलिखित है। क्या क्या विविधताएं हैं? तो पहला विविधता तो हमारा कहता है मृदा भूभाग। मृदा भूभाग मतलब जहां पे वो रहते हैं। दूसरा है तापमान, तीसरा है सूर्य का प्रकाश और चौथा है बरसन। अब ये सारी चीजें जो हैं इसके माध्यम से वनस्पति, कुछ ऐसे वनस्पति भी आपने सुना होगा जो बहुत ज्यादा, जहाँ पे बारिश होता है, पानी होता है, वहां पे वो उगते हैं। कुछ ऐसे भी होंगे
जहां पे सूर्य का प्रकाश रहता है तब उगते हैं और नहीं भी रहता है तो ये विविधता है, ये अंतर है जीवों के अंदर, वनस्पतियों के अंदर। तो ये बायोम और ये दूसरा पॉइंट जो है वनस्पति तथा अन्य प्राणियों में विविधता, ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अगली स्लाइड में हम बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है कि भूभाग क्या है। भूभाग से आप क्या समझते हैं? तो भूमि का वनस्पति पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। याद रखिएगा, भूमि का वनस्पति पर, किसी भी तरह के वनस्पति को उगाने के लिए जमीन तो चाहिए ही ना। आप इसे पहाड़ों पे, पत्थरों पे तो नहीं उगा सकते हैं, मिट्टी तो चाहिए। इसीलिए भूमि का वनस्पति पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव रहता ही है। उपजाऊ भूमि पर कृषि की जाती है तथा उबड़ खाबड़ भूमि पर जंगल या घास के मैदान, जहां पे वन्य प्राणी रहते हैं। जो उपजाऊ है, जहां पे खेती किया जा सकता है, वहां पे क्या होता है, खेती के लिए उसे रखा जाता है। लेकिन कुछ ऐसी जमीनें भी हैं जो उबड़ खाबड़ है, पथरीला है और उस पर खेती नहीं किया जा सकता है। ऐसे जंगल आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे, जहां पहाड़ों पर बहुत घने घने जंगल आपको देखने को मिलेंगे और इसमें ना वन्य प्राणी भी रहते हैं, मतलब जानवर लोग भी रहते हैं। अब हम बात करते हैं मृदा के बारे में। तो आइए जानते हैं कि मृदा क्या होता है। विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है। अपने भारत की ही अगर बात कर ली जाए तो पूरे भारत में एक जैसी मिट्टी नहीं पाई जाती है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार की मृदा का मतलब होता है मिट्टी पाया जाना, जो कि अलग अलग प्रकार की वनस्पति का आधार होता है। और ये जो मिट्टी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रकार के वनस्पति को उगाने में। अलग अलग प्रकार की वनस्पतियों को उगाने में ये मिट्टी काफी महत्वपूर्ण होता है। मरुस्थल की बलुई मिट्टी जो होती है वो कटीली झाड़ियां तथा नदियों के डेल्टा क्षेत्र में पर्णपाती बन पाए जाते हैं। ध्यान से समझ लीजिए क्या होता है। अगर आप राजस्थान की बात कर लें, अगर आप राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान में आपको पता है कि पानी की कमी होती है। अब पानी की कमी होने के कारण यहाँ पे कटीले झाड़े उगते हैं, कांटेदार चीज उगते हैं, जिसमें बबूल हो गया और भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो कटीले होते हैं। वहीं पे पानी के वाले जो इलाके होते हैं वहां पे पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जंगल पाए जाते हैं। तो ये आपने मृदा का जो अपना महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले क्षेत्र हैं उनके बारे में जान लिया। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक कहता है कि तापमान क्या है। देखिए, हिमालय पर्वत की ढलान तथा प्रायद्वीप की पहाड़ियों पर 915 मीटर की ऊंचाई से ऊपर तापमान में गिरावट वनस्पति के पनपने और बढ़ने को प्रभावित करता है। ध्यान से समझिएगा, हिमालय पर्वत की जो ढलान है, मतलब जो ढुलकने की जगह है, उस पहाड़ी पर 915 मीटर 915 मीटर की ऊंचाई से ऊपर, अगर उससे ऊपर चले जाएं तो वहां पे तापमान बहुत कम होता है, बहुत गिर जाता है, जिस कारण से वनस्पतियों को उगने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और उसे उष्णकटिबंधीयों से उपोष्ण और शीतोष्ण तथा अल्पाइन वनस्पतियों में बदलती है। तो ये सारी चीजें जो है वो हिमालय पर्वत के कम तापमान या बहुत ठंडा होने के कारण यहाँ पे होता है। अब हम सूर्य के प्रकाश के बारे में जान लेते हैं कि सनलाइट का क्या महत्वपूर्ण स्थान है। देखिए, प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष जो है वो गर्मी की ऋतु में जल्दी बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, प्रकाश जो है, सूर्य का प्रकाश, वो कितना इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे अदा करता है कि अगर प्रकाश की अधिक समय अगर रहे पृथ्वी पर तो उस समय में क्या होता है कि वृक्ष जो है वो जल्दी बढ़ने लगते हैं, क्योंकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही तो अपना भोजन का निर्माण करते हैं, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। अब अगला पॉइंट हमारा कहता है कि वर्षण क्या है। वर्षण मतलब होता है रेन, बारिश। देखिए, अधिक वर्षा क्षेत्र वाले जगहों पर या फिर कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक घने वन पाए जाते हैं। जहां पर अधिक वर्षा होता है वहां पे जो वन होते हैं वो अधिक घने होते हैं, क्योंकि पानी के कारण जंगल बहुत तेजी से बढ़ते हैं। तो ये वर्षण का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो यहाँ पे आपने तापमान, सूर्य का प्रकाश और वर्षण के बारे में जान लिया। अब हम आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्या है। एग्जाम में ये VVI रहेगा, 1 नंबर में पूछा जा सकता है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, देखिए, भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री उत्तर तथा 5 डिग्री दक्षिण के बीच वाले वन को ही हम उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहते हैं। भूमध्य रेखा के बारे में हमने पहले चैप्टर में आपके साथ डिस्कशन किया था कि किस प्रकार से कौन कौन से राज्यों से ये सारी रेखाएं गुजरती है।
तो आप देखिए 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण की बात की जाए तो ऐसे जो बीच के जगह हैं उसको हम उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहते हैं। अब ये जो वनों से लाभ है ये भी बीबीआई रहेगा, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर में कि वनों से आपको क्या लाभ प्राप्त होता है। तो वर्षा लाने में सहायक होता है, किसी भी जगह पर अच्छी बारिश में सहायता प्रदान करता है जंगल, ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है, हम जो गैस अपने श्वसन की क्रिया के लिए उपयोग करते हैं उसमें भी यह हमारी मदद करता है। खाद्य की प्राप्ति, जो भी भोजन की चीजें होती है भोजन करने में यह हमारी मदद करता है। बाढ़ तथा भूमि कटाव की रोकथाम करता है, पानी में जो मिट्टी बर्बाद होकर चली जाती है बाढ़ के समय में उसे यह मजबूती प्रदान करता है और मिट्टी को बर्बाद होने से रोकता है। वन प्राणी जो होते हैं जो जंगल में रहते हैं उनका आश्रय स्थल है, ऐसे जंगल के अंदर ही जंगली जीव आराम से अपने जीवन को बिता सकते हैं। जलवायु का सामान्य बनना या फिर जलवायु को सामान्य बनाना, अपने जगह पर जिस जगह पे आप रहते हैं उस जगह के जलवायु को बैलेंस करके रखने में जंगलें काफी मदद करते हैं। खाद्य पदार्थों की प्राप्ति जो भी हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं अनाज, उसमें भी यह हमारी मदद करता है। इसके अलावा ईंधन और धंधों के लिए सहायक, कई प्रकार के व्यापार और जलावन के उपयोग में भी लकड़ियां काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट औषधि की प्राप्ति, औषधि की जो प्राप्ति है कई बार कई जड़ी बूटियां जो हैं वो इसी जंगलों के माध्यम से ही प्राप्त किया जाता है। अगला स्लाइड हमारा कहता है कि भारत की प्राकृतिक वनस्पति से क्या समझते हैं। तो देखिए हमारा जो देश भारत है वो विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। लगभग 47,000 विभिन्न जाति के पौधे हमारे भारत देश में पाए जाते हैं। यह देश विश्व के 10वें स्थान पर और एशिया के देशों में 4थे स्थान पर इन मामलों में माना जाता है। भारत में लगभग 15,000 फूल के पौधे हैं, जो विश्व में फूलों का 6% अकेले भारत ही अपने अंदर समेटे हुए है। इस देश में बहुत से बिना फूलों के भी पौधे हैं, जैसे कि फर्न हो गया, शैवाल हो गया जिसे एल्गी भी कहते हैं, तथा कवक जिसे फंजाई भी कहा जाता है। भारत में कुल 90,000 जातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की मछलियां और समुद्री पानी जो समुद्री और ताजे पानी में पाए जाते हैं। तो ये भारत के प्राकृतिक वनस्पति के बारे में अभी तक की मौजूदा जानकारी के हिसाब से चीजें अभी भी खोजी जा रही है। अब हम आपको आगे की स्लाइड में लेके चलते हैं, वनस्पतियों के प्रकार के बारे में बताते हैं। तो देखिए भारत की जो प्रकृति है, वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति जितने भी हैं भारत के अंदर वो 5 भागों में बांटा जाता है। इन्हें 5 भागों में बांट दिया गया है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन और सदाबहार वन, ये पहला है। इसके अलावा दूसरे नंबर पे है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये दूसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर पे आता है कटीले वन एवं झाड़ियां, और चौथे नंबर पे आता है पर्वतीय वन, और 5वें नंबर पे आता है मैंग्रोव वन। तो ये 5 प्रकार के जो प्रकार हैं ये भारत के जितने भी प्राकृतिक वनस्पति हैं उनको बांटा गया है इन्हीं 5 तरीकों में। ये याद रखिएगा, ये भी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये वनस्पतियों के प्रकार के बारे में था। आगे की स्लाइड में अब सबसे पहले हम आपको उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के बारे में समझा देते हैं। यह वन जो है वो पश्चिमी घाट से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र जैसे कि लक्षद्वीप, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और असम के ऊपरी भाग, तमिलनाडु के तट पर पाए जाते हैं। ध्यान से समझिएगा कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और तमिलनाडु के तट पर और असम के ऊपरी भाग में पाए जाते हैं। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 200 मीटर से अधिक वर्षा होती है, मतलब अच्छी खासी वर्षा होती है। उसके साथ थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु भी पाई जाती है, जहां पर कुछ दिनों के लिए गर्मियां भी आती है। इन वनों में 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई वाले पेड़ भी पाए जाते हैं। इन जंगलों में 60 मीटर से ऊपर ऊंचाई वाले पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं, मतलब बहुत लंबे लंबे पेड़ पौधे पाए जाते हैं। चूंकि यह क्षेत्र वर्ष भर गर्म तथा आर्द्र रहते हैं, पूरे साल गर्म रहते हैं, इसलिए यहाँ पे हर प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है, जिसमें पेड़, झाड़ियां, लताएं। इन वनों में वृक्षों में पतझड़ होने के कोई निश्चित समय नहीं होता। पेड़ से जब पत्ते झड़ने लगते हैं उसे हम पतझड़ का समय कहते हैं। वृक्षों में ऐसा कोई समय फिक्स नहीं होता, यह वन पूरे साल हरे भरे ही रहते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इन वनों में व्यापारिक महत्व के वृक्ष भी पाए जाते हैं, बिजनेस करने वाले, जिसमें हम आबनूस, महोगनी, रोजवुड, रबर, सिकोनाइन वनों को बारे में बात कर लेंगे कि ये सारे जो वन के पेड़ पौधे हैं
इनसे व्यापार किया जाता है, बड़े बड़े फर्नीचर वगैरह के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पे हाथी, बंदर, लंगूर, एक सींग वाला गैंडा, लेमूर और हिरन भी इन जंगलों में भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के बारे में था। अब हम आपको आगे की स्लाइड में लेके चलते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा कहता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन से क्या समझते हैं। ये भारत का सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन है। सबसे बड़ा वन इसी को माना जाता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। यह मॉनसून वन भी कहा जाता है। ये वन वहां पाए जाते हैं जहां 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है। मतलब 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक बारिश होने वाले क्षेत्रों में ऐसे वन पाए जाते हैं। वनों में पेड़ शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 हफ्तों के लिए अपना पत्तियां गिरा देते हैं, जिसे हम पतझड़ का मौसम कहते हैं। और इन वनों को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग है आर्द्र पर्णपाती वन और दूसरा है शुष्क पर्णपाती वन। ध्यान दीजिएगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को भी 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है आर्द्र पर्णपाती वन, दूसरा है शुष्क पर्णपाती वन। ये वन ऐसे क्षेत्र में पाए जाते हैं जहां 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है, बारिश अच्छी खासी होती है। ये वन देश के उत्तर पूर्वी राज्य, हिमालय के गिरिपद, झारखंड, पश्चिम ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम घाट के पूर्वी ढाल पर पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण पेड़ कौन कौन से हैं। तो देखिए, व्यापार करने के लिए सौगान के वन सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। बांस भी इंपॉर्टेंट है, शीशम, चंदन, कुसुम, अर्जुन, सहतूत के पेड़ व्यापारिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, ये जितने भी मैंने आपको नाम बताए हैं, ये सभी वो पेड़ के नाम है जिससे व्यापार बहुत ही अधिक मात्रा में किया जाता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है शुष्क पर्णपाती वन क्या है। तो शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच होता है। ये वन आपको कहां मिलेंगे? ये वन आपको उत्तर प्रदेश, बिहार, प्रायद्वीप पठार के वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं शुष्क पर्णपाती वन। अब हम पेड़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं? तो यहाँ सौगान, पीपल और नीम। अक्सर अपने बिहार साइड में आपने देखा होगा सागवान का पेड़ बहुत मिल जाएगा, पीपल का पेड़ बहुत मिल जाएगा, जिसे हम ब्रह्म बाबा के नाम से पूजा भी करते हैं, और नीम के पेड़ भी काफी सारे आपको वहां पे मिल जाएंगे। इन जंगलों में रहने वाले प्रमुख जानवर के बारे में जान लेते हैं। शेर, सिंह, सुअर, हिरन, हाथी, सांप, कछुए, इन प्रकार के जंगलों में रहने वाले प्रमुख जानवर हैं। अब हम बात कर लेंगे कटीले वन तथा झाड़ियों के बारे में। देखिए, ये वो जगह है जहाँ पे बारिश बहुत कम होता है। जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, वहाँ कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती है। इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तर पश्चिम भाग में पाई जाती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा जैसे कुछ क्षेत्रों को शामिल किया गया है। आकाशिया खजूर, नागफनी यहाँ की प्रमुख पादप प्रजातियां हैं, क्योंकि जहाँ पे पानी कम होता है वहां पे इसी प्रकार के फसलों को उगाया जाता है। इन वृक्षों के वृक्ष बिखरे हुए होते हैं। इनकी जड़ें लंबी तथा जल की तलाश में बहुत दूर दूर तक फैली हुई होती है। इसके अलावा पत्तियों का आकार भी काफी छोटा होता है, क्योंकि पानी तो मिलता नहीं है, तो ये प्रकाश संश्लेषण ज्यादा कर नहीं पाते हैं। इन जंगलों में चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िया, शेर, जंगली गधा, घोड़े और सबसे ज्यादा ऊंट पाए जाते हैं। कटीले वन एवं झाड़ियों वाले जगहों पे सबसे ज्यादा आपको ऊंट ही देखने को मिलेगा। अब हम आपको आगे की स्लाइड में लेके चलते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है पर्वतीय वन से आप क्या समझते हैं। ये क्षेत्रों में तापमान की कमी तथा ऊंचाई में परिवर्तन के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर पाया जाता है। देखिए, 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण और कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। देखिए, 1000 मीटर 2000 मीटर ऊपर वाले जगहों पे तो ऐसे भी टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। इसमें चौड़ी पत्ती वाले ओक, चेस्टनट जैसे पेड़ पाए जाते हैं, जिसके पत्ते बहुत बड़े बड़े होते हैं। और देखिए, 1500 मीटर से 3000 मीटर के ऊंचाई वाले शंकुधारी पेड़ जैसे कि चीर का पेड़ हो गया, देवदार का पेड़, सिल्वर फर इत्यादि पाए जाते हैं, जो 1500 से 3000 मीटर ऊंचाई में पाए जाते हैं। ये वन आपको हिमालय के दक्षिण ढाल और उत्तर पूर्व भारत के अधिक ऊंचाई वाले भाग में देखने को मिलेंगे।
इसके अलावा 3600 से ऊपर का अगर मीटर हो गया तो उस ऊंचाई पे शीतोष्ण कटिबंधीय वन तथा घास के मैदानों को स्थान अल्पलाइन वनस्पति ले लेते हैं। इसमें कौन कौन से होते हैं? तो सिल्वर फर होता है, जूनिपर होता है, पाइन होता है, बर्च होता है। ये सब पेड़ों के नाम है, याद रखिएगा, ये सब पेड़ों के नाम है जो मुख्य रूप से 3600 मीटर से ऊपर वाले जगहों पे पाया जाता है। इसके अलावा जैसे जैसे हिमरेखा के पास हम पहुंचते जाएंगे इन वृक्षों का आकार छोटा होता जाता है और अंत में ये झाड़ियों के रूप में और बाद में ये घास के मैदान के रूप में आपको देखने को मिल जाएगा जैसे जैसे आप इनके नजदीक जाएंगे। इसके अलावा गुज्जर तथा बकरवाल द्वारा इसका उपयोग पशुचारण के लिए किया जाता है। ये सारी चीजें हमने पहले के चैप्टर में पढ़ लिया है कि कौन कौन सी जगह पे किस प्रकार के पशुचारण करने वाले लोग रहते हैं। इन वनों में काश्मीरी महामृग, चितहिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बती बारहसिंगा, हिम तेंदुआ, रीछ, लाल पांडा और बकरी इत्यादि भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इस प्रकार के वनों में ये सारे जानवर पाए जाते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है मैंग्रोव वन क्या है, इसे भी जान लेते हैं। यह वनस्पति जो है वो तटवर्ती क्षेत्रों में जहां पे ज्वार भाटे आते हैं, जहां पे ज्वार भाटा आता है, जैसे पृथ्वी के फटने से जो लावा बाहर निकलता है, वो सारी चीजें जहां होती है वहां पे मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। वहां की वनस्पतियां जो है मिट्टी में बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाती है, मतलब इन किनारों पर मिट्टी और बालू बहुत ज्यादा एकत्रित जमा हो जाते हैं और इस प्रकार की वनस्पति जिनके पौधों की जड़ें पानी में ही डूबी रहती है, जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में ये वनस्पति पाए जाते हैं। जितनी भी चीजें मैंने बताई, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, महानंदा या गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब नदियों के नाम है जिनके पानियों में हमेशा इनके जड़ पाए जाते हैं। और देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी पेड़ भी पाए जाते हैं जिसमें मजबूत लकड़ियां मिलती है। नारियल, तार, केवड़ा, एंगार के भी पेड़ इन जगहों पर पाए जाते हैं। इन क्षेत्र का प्रसिद्ध जानवर जो है वो रॉयल बंगाल टाइगर है, मतलब बाघ है, जो आपको पश्चिम बंगाल में कई बार सुना होगा, आपने देखने को मिलेगा। इसके अलावा इन पानियों में मगरमच्छ, कछुए, घड़ियाल और सांप भी यहाँ पे पाए जाते हैं। आइए हम आगे की स्लाइड में लेके चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं वन्य प्राणी के बारे में, जंगल में रहने वाले जीव जंतु के बारे में। भारत में लगभग 90,000 जाति के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की मछलियां ताजे और समुद्री पानी में पाई जाती है। 90,000 जाति के जानवर भारत में पाए जाते हैं। हमारे देश में 2000 से अधिक पक्षी की प्रजातियां पाई जाती है, मतलब अगर बर्ड्स की बात कर ली जाए तो 2000 से अधिक प्रजातियां हमारे भारत में सिर्फ चिड़ियों के हैं और मछलियों की 2546 प्रजातियां पाई जाती है। वन प्राणी को संकट के बारे में भी जान लीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो वन प्राणी के संकट से आप क्या समझते हैं? अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप बताएंगे मनुष्यों द्वारा पादपों और जीवों के अत्यधिक प्रयोग करने के कारण पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन हो गया। जिस प्रकार से ज्यादा जंगलों की कटाई हो रही है, जिस प्रकार से वनों का विनाश हो रहा है, जिस प्रकार से पेड़ पौधों को बिना मतलब काटा जा रहा है और नए पेड़ पौधे नहीं लगाए जा रहे हैं, तो हमारा जो पर्यावरण है वो असंतुलित हो रहा है और लगभग 1300 पादप प्रजातियां संकट में आ चुकी है, खत्म होने के कगार पे, तथा 20 प्रजातियों का तो विनाश हो चुका है। संपूर्ण रूप से 20 प्रजातियां जो हैं वो विलुप्त हो चुके हैं, जो अब हमारे भारत में नहीं पाए जाते हैं और पहले ये भारत का हिस्सा हुआ करता था। भारत में वन्य जीवों का वितरण के बारे में जान लीजिए। स्तनधारी जानवरों को, जैसे कि स्तनधारी का मतलब होता है वैसे जानवर जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, तो स्तनधारी जानवर में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। एक सींग वाले गैंडे तथा और भी जानवर हैं जो पश्चिमी बंगाल तथा असम के दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब देखिए कच्छ के रण, मतलब कि जो गुजरात का जगह है, थार मरुस्थल जो है उसमें जंगली गधे और ऊंट पाए जाते हैं। तो किस प्रकार से हमारे भारत में वन्य जीवों का वितरण हुआ है, कौन कौन से जगहों पर कौन कौन से तरह के जानवर रहते हैं, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। भारतीय भैंसा, नीलगाय, चौरसिंघा, घाटा मृग तथा विभिन्न प्रकार के प्रजाति वाले हिरण भी पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बंदरों की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती है, मतलब कि जो मंकी है उसके कई प्रकार के अलग अलग प्रजातियां पाई जाती है।
भारत विश्व का अकेला देश है जहां पे शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं। भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसमें भारत के अंदर शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं, तो दूसरा ऐसा कोई देश नहीं है। या तो वहां पे बाघ है तो शेर नहीं, शेर है तो बाघ नहीं। भारतीय शेरों का प्राकृतिक स्थल गुजरात के गिर जंगल में, गुजरात के गिर जंगल में भारत का सबसे ज्यादा शेर पाया जाता है। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है बाघ जो है वो मध्य प्रदेश तथा झारखंड के वन मतलब जंगल, जिसमें पश्चिम बंगाल के सुंदरवन तथा हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जो बाघ है टाइगर, यहाँ पे हम बात टाइगर के बारे में कर रहे हैं। बिल्ली जाति के सदस्य में तेंदुआ भी है और यह शिकारी जानवरों में मुख्य है, बहुत अच्छा शिकार करता है और इसे शिकारी जानवर माना जाता है। यह लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों पे पाया जाता है। कौन? तेंदुआ। तिब्बतीय बारहसिंघा, नीली भेड़, जंगली भेड़, कियांग भी यहीं पे पाए जाते हैं। कहाँ पे? तो ये भी आपको लद्दाख के बर्फीले जगहों पर ही मिलेंगे। कहीं कहीं पर लाल पांडा भी पाया जाता है। नदियों, झीलों और समुद्रों में कछुए, मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा जीव है जो विश्व में सिर्फ और सिर्फ भारत में ही पाया जाता है, ये दूसरे किसी देश में नहीं है। ये जो घड़ियाल है वो भारत के अंदर ही सिर्फ पाया जाता है। भारत में बहुत सारे रंग बिरंगे पक्षी भी पाए जाते हैं, जैसे कि मोर हो गया, बत्तख हो गया, तोता हो गया, मैना हो गया, सारस हो गया, कबूतर हो गया। ये सभी भारत के प्रजाति मतलब वन्य जीवों के प्रजातियों में से गिने जाते हैं। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। आगे का स्लाइड हमारा कहता है वन्य प्राणी का बचाव, जंगल में रहने वाले जीवों को किस प्रकार से बचाया जा सकता है। तो देखिए, अपने देश के पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए, बहुत सारे प्रयास कर रहा है सरकार कि अपने भारत के अंदर जो भी जीव जंतु है उन्हें किस प्रकार से बचाया जा सकता है। देश के 18 जीव मंडल नीचे स्थापित किए गए पूरे देश में। इनमें से 10 जो है वो सुंदरवन, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमपिलाल, पंचमटी और अचानक कमर, अमरकंडक इत्यादियों में इनको तैनात किया गया है, जो जंगल में रहने वाले जीव जंतुओं को सुरक्षा प्रदान कर सके। सन 1992 में सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई। शेर के संरक्षण, गैंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण, पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन के लिए कई योजनाओं का निर्माण सरकार के द्वारा किया गया है। 103 नेशनल पार्क, 535 वन्य प्राणी अभियान और बहुत सारे चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप तथा जीव संपत्ति की रक्षा को बनाए रखने के लिए निर्माण किए गए हैं। इस प्रकार से आपने देखा चैप्टर 5 जियोग्राफी क्लास 9, जिस चैप्टर का नाम था प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी, ये न्यू सिलेबस के हिसाब से बनाया गया था। तो आशा करता हूं कि आज के वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। यदि जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।